हेलो नमस्ते टू ऑल, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10 जियोग्राफी का चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये होगा पार्ट 3 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एशियाटिक चीता के बारे में, जानेंगे कि किस प्रकार से फ्लोरा एंड फौना का डिप्लीशन हो रहा है और ये जो ब्रिटिशर्स आए थे इन्होंने हमारी इंडिया को कॉलोनी बनाया था और किस प्रकार से इन्होंने हमारे रिसोर्सेज को ख़राब किया है, इनको हम ब्लेम करते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एशियाटिक चीता के बारे में। एशियाटिक चीता, वेयर डिड दे गो, कहाँ गए ये? तो इनके बारे में जानने से पहले एक नज़र देख लेते हैं एशियाटिक चीता दिखता कैसा है। अब चीता है तो चीते की तरह ही दिखेगा, बट हाँ कुछ डिफरेंसेस होते हैं बाकी चीता में और जो एशिया में चीता पाया जाता है उसमें। द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड मैमल, द चीता is a unique and specialized member of a cat family। इससे आपको कई बातें पता पड़ी कि अगर हम ज़मीन के मैमल्स की बात करें, जो लैंड पे मैमल्स होते हैं, आई होप आपको पता होगा मैमल्स किन्हें कहते हैं। ठीक है, मैमल्स उन्हें कहते हैं जो अपने यंग वंस को जन्म देते हैं। ठीक है, अंडे नहीं देते, यंग वंस को जन्म देते हैं, दूध पिलाते हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स भी है ना, हम मैमल हैं। तो ज़मीन पे पाए जाने वाले मैमल्स में जो सबसे तेज भागता है, आपको पता है ना, चीता की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, वर्ल्ड का फास्टेस्ट होता है अगर ज़मीन के मैमल्स की बात की जाए। तो ये चीज़ हमें पता चल गई चीता के बारे में। दूसरा ये कि ये कैट फैमिली को बिलोंग करता है, ऐसा लगता है जैसे बड़ी सी एक बिल्ली है। एंड कैन मूव एट अ स्पीड ऑफ 112 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में ये 112 किलोमीटर्स तक की यात्रा तय करता है। कितना फास्ट है ये। द चीता इज ऑफन मिस्टेकन फॉर अ लेपर्ड। लेकिन ऑफन लोग क्या करते हैं, गलतियां करते हैं, उनको चीता और लेपर्ड में अंतर नहीं समझ आता। इट्स डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स आर द लॉन्ग टीयर ड्रॉप शेप्ड लाइन्स ऑन ईच साइड ऑफ द नोज फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ इट्स आईज टू इट्स माउथ। देखो अंतर यही होता है कि जो चीता होता है ना, उसके मुंह के ऊपर, उसकी नाक के पास से लेके हुए जैसे आंसू निकल रहा है ना, उस तरह की टीयर ड्रॉप, मतलब जिस तरह से आंसू बूंद निकलती है ना अपने चेहरे पे से होके, उस तरह का मार्क होता है उसकी आंख के कॉर्नर से लेके उसके मुंह तक, किसके? चीता के। तो आप डिस्टिंग्विश कर लोगे अलग अलग कि चीता कौन सा है और लेपर्ड कौन सा है। Prior to the 20th century, cheetahs were widely distributed throughout Africa and Asia। 20th century की बात की जाए तो ये चीता अच्छे खासे स्तर पे फैले हुए थे एशिया और अफ्रीका में। But today, the Asian cheetah is nearly extinct due to a decline of available habitat and prey। लेकिन आज की बात की जाए तो जो ये एशिया में पाए जाने वाला चीता है, ये लगभग ख़त्म ही होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनसे इनका घर छीना जा रहा है, इनका हैबिटेट छीना जा रहा है और इनका शिकार भी बहुत होता है। The species was declared extinct in India long back in 1952। Even इस species को हमने extinct का करार दिया था 1952 में ही दे दिया था। सोचिए अब इस टाइम 2021 चल रहा है, अब तक इसका क्या हाल हुआ होगा। What are the negative factors that causes such fearful depletion of the flora and fauna? तो अभी हमने देखा एशियाटिक चीता के बारे में, अब हम देखेंगे फ्लोरा एंड फौना के बारे में कि किस प्रकार से कौन कौन से वो नेगेटिव फैक्टर्स हैं। If you look around, you will be able to find out how we have transformed nature into directly and indirectly from the forest and wildlife, wood, barks,
leaves, rubber, medicine, dyes, food, fuel, fodder, manure, etc. So it is we ourselves who have depleted our forest and wildlife. देखो ये जो भी क्या है, फ्लोरा है, फौना है, कहीं ना कहीं इसके डिप्लीशन का कारण और एक बहुत बड़ा कारण जो है वो हम हैं, ह्यूमन बीइंग्स है, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, लेकिन वो हम ही हैं। हमें फॉरेस्ट से बहुत कुछ मिलता है और उस बहुत कुछ की चाह में हम बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं पेड़ पौधों को, फॉरेस्ट को, रिसोर्सेज हैं जो ये हमारे, इनको बहुत ज़्यादा हम नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे हमें फॉरेस्ट से क्या क्या मिलता है, वुड्स मिलती हैं, बार्क आप समझ रहे हैं, पेड़ पे से जो छाल निकलती रहती है उसको बार्क कहते हैं। रबर आप आई नो सब जानते हैं, लीव्स, फूल, पत्तियां हमें जो मिलती हैं, मेडिसिन्स मिलती हैं हमें, डाइज मिलती है फॉर कलरिंग, खाना तो मिलता ही है, फ्यूल मिलता है ना, फॉडर भी मिलता है, मैन्योर मिलता है। तो हम ही हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा की इच्छा में इन सब चीज़ों को हमने खराब करके डाल दिया है, इवन मैं कहूँगी बर्बाद ही कर दिया है। The greatest damage inflicted on Indian forest was during the colonial period due to the expansion of the railways, agriculture, commercial and scientific forestry and mining activities. और ऐसा लोगों का कहना है, मानते हैं लोग बाग, कि एक बहुत बड़ा जो झटका हमारे रिसोर्सेज को तब लगना स्टार्ट हुआ, बर्बादी तब से स्टार्ट हुई जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया और रेलवेज बनाने के लिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग जैसी एक्टिविटीज़ के लिए पेड़ों को काटना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब देखो पेड़ कटेंगे तो डिप्लीशन तो होगा ही ना पेड़ों का, तो वही वाली बात है। Even after independence, agriculture expansion continues to be one of the major causes of depletion of forest resources. देखो अब जब ब्रिटिशर्स चले गए 1947 में, उसके बाद भी हम बहुत कुछ नहीं कर पाए हैं फॉरेस्ट के लिए, क्योंकि देखो फॉरेस्ट में खेती बाड़ी तो नहीं कर सकते हैं, हमें अगर खाना पीने की चीज़ें उगानी हैं तो फार्मिंग करनी पड़ेगी, और फार्मिंग के लिए हमें ज़मीन चाहिए होगी, और ज़मीन के लिए हमें पेड़ों को काटना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर के लिए भी हमने बहुत सारे पेड़ों को काटा है। Between 1951 and 1980, according to the Forest Survey of India, over 26,200 square kilometer of forest area was converted into agricultural land all over India. देखिए कितनी बड़ी बात है कि 1951 से लेके 1980 के बीच में इन लगभग 30 सालों में कितने बड़ा, मतलब कितना ज़्यादा एरिया जो है फॉरेस्ट का वो एग्रीकल्चर लैंड में हम लेके आ गए। ठीक है, लगभग 26,000 स्क्वायर किलोमीटर हम कह सकते हैं। सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द ट्राइबल बेल्ट्स, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, have been deforested or degraded by shifting cultivation, zoom, a type of slash and burn agriculture. और एक बहुत अच्छा और बड़ा हिस्सा जो ट्राइबल बेल्ट का था नॉर्थ इंडिया में, वो खराब हुआ। क्यों? क्योंकि वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, झूम, मतलब जहाँ से उनका काम हो जाता था उस जगह को जला देते थे, और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से जो ज़मीन होती है वो खराब होती थी। अब देखिए आगे देखते हैं। यहाँ पर बात आ रही है जो हम अभी इतनी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ये जो कॉलोनियल आए हमें, मतलब ये जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ थी, इनको ब्लेम किया जाता है हमारे डिफॉरेस्टेशन के लिए, हमारे इंडिया के जो भी बर्बादी हुई है फॉरेस्ट रिसोर्सेज की उसके लिए। सो टॉपिक है आर कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी टू बी ब्लेम्ड, क्या हमें ब्लेम करना चाहिए कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज़ को? तो ये कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज़ कौन थी? पॉलिसीज़ मेड बाय दीज ब्रिटिशर्स, जो आपको बैकग्राउंड में ये दिख रहे हैं, तो इनके द्वारा जो बनाई गई ये जो पॉलिसीज़ हैं, क्या हमें इनको ब्लेम करना चाहिए?
So, well, some of our environmental activists says the promotion of few favored species in many parts of India has been carried through the ironically termed enrichment plantation, in which a single commercially valuable species was extensively planted and other species eliminated. देखो, इन लोगों ने क्या किया था, लालची तो थे ही, तो इन्होंने किसी एक पर्टिकुलर जो कमर्शियल क्रॉप है उसको उगाना ज़्यादा स्टार्ट करवाया, उसको इंट्रोड्यूस किया। जैसे कुछ कैश क्रॉप्स होते हैं, जैसे कॉफ़ी हो गया, है ना, कॉटन हो गया। इंडिगो के बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इंडिगो वर्कर्स मतलब मजबूर किया जाता था नील की खेती करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये कैश क्रॉप्स है, इन्हें बेच के आप पैसा कमा सकते हैं, बट हाँ, आप इन चीज़ों को खा नहीं सकते हो। खाने के लिए, पेट भरने के लिए आपको दाल चावल या वीट ही उगाना पड़ेगा, ग्रेन्स उगाने पड़ेंगे। बट ये ग्रेन्स की खेती नहीं करने देते थे। इनका मेन मकसद रहता था कि हम कैश क्रॉप्स उगाएं सो दैट हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैश मिले। For instance, tea monoculture has damaged the natural forest in South India. टीक ये एक तरह की लकड़ी होती है, तो इन्होंने क्या किया, ज़बरदस्ती साउथ में क्या कहा कि आप टीक की टीक उगाओ। मोनोकल्चर, मोनो मीन्स वन होता है, ठीक है, तो उसने भी डैमेज किया साउथ इंडिया के फॉरेस्ट को। देन चिर, पाइन, ये भी क्या है, ट्रीज हैं फॉरेस्ट के। प्लांटेशन इन दी हिमालयस हैव रिप्लेस द हिमालयन ओक। इन्होंने चिर और पाइन को उगाना शुरू किया, जिसने हिमालयन ओक को रिप्लेस कर दिया। एंड रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट ने इनको रिप्लेस करवा दिया। ये जो ब्रैकेट में लिखे हैं इनके साइंटिफिक नेम्स हैं। Large-scale development projects have also contributed significantly to the loss of forests. देखो, ये जो लार्ज स्केल हम डेवलपमेंट कर रहे हैं अपना, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो भी फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, और इसकी वजह से भी जो बहुत बड़ा लॉस देखने को मिलता है फॉरेस्ट एरिया में। सिंस 1951 ओवर 5000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट वॉज क्लियर फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट। बताओ, सिर्फ रिवर घाटी परियोजनाओं के लिए ही 5000 स्क्वायर किलोमीटर के फॉरेस्ट 1951 से लेकर अब तक काटे गए। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग विद द प्रोजेक्ट्स लाइक नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश व्हिच वुड इनंडेट 40,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट। देखो, अब कोई भी नदी के पास अगर प्रोजेक्ट बनता है फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या फिर किसी भी अन्य चीज़ के लिए प्रोजेक्ट बन रहा है, तो नदी के आसपास के जो भी पेड़ पौधे हैं या नदी के आसपास, उन पेड़ पौधों को हम काटना शुरू करेंगे। काटेंगे तो लॉस तो होगा ही ना। लेकिन कहीं हद तक देखो, ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, ये सब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं तो ये भी ज़रूरी है। माइनिंग इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड द डिफॉरेस्टेशन। अब हमें मान लो ज़मीन के अंदर की खुदाई करनी है ना, खदान वगैरह से मिनरल्स निकालने हैं, तो भी हमें पहले ऊपर के पेड़ काटने पड़ेंगे। The Buxa Tiger Reserve in West Bengal is seriously threatened by the ongoing dolomite mining. देखो, डोलोमाइट की खदान है कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में, और इसमें काम होने की वजह से जो वहाँ पर बक्सा टाइगर रिजर्व है, जहाँ पर टाइगर्स मिलते हैं, हमें नेशनल एनिमल भी है टाइगर हमारा, जिसको हमें बचाना है, तो इसको बहुत बड़ा खतरा मिल रहा है। कहाँ से? डोलोमाइट माइनिंग से। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे डोलोमाइट क्या होता है, और जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको बताऊं कि डोलोमाइट एक क्या है, ओर है। ओर होती है जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट मौजूद होता है, ठीक है। तो इसकी जो माइनिंग होती है उसकी वजह से भी खतरा पैदा होता है। एक्चुअली में ये डोलोमाइट जो है एक सेडिमेंट्री रॉक होता है। जब हम रॉक्स वगैरह के बारे में जब कभी पढ़ेंगे तो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी। It has distributed the natural habitat of many species and blocked the migration route of several others including the great Indian elephants। अब देखो, ये जो माइनिंग होती है खदान वगैरह में, इसकी वजह से जो वहाँ के आसपास के जीव जंतु रहते हैं उन्हें बहुत दिक्कत होती है। मान लो आप इतने एरिया में माइनिंग कर रहे हो, आपने गड्ढा कर दिया, माइनिंग कर रहे हो, अब यहाँ कोई एनिमल्स रहते हैं और
उनका घर पहले यहाँ था, वो ऐसे पूरे में घूमते थे पहले, लेकिन अब तुमने बीच में गड्ढा कर दिया तो उनकी जो ये जो रूट है, माइग्रेशन रूट है, ये तो ब्लॉक हो गई ना, ये ब्लॉक हो गई। तो ऐसे ही जो बड़े बड़े एलिफेंट्स हैं, इनकी भी माइग्रेशन रूट्स ब्लॉक हो जाती हैं और फिर यहाँ से यहाँ ये जा नहीं पाते। Many foresters and environmentalists hold the view that the greatest degrading factors behind the depletion of forest resources are, देखो बहुत सारे जो विद्वान लोग हैं और इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो ये मानते हैं जो सबसे बड़ा खतरा है और जिसने सबसे ज़्यादा डिग्रेड किया है हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज को, वो है ग्रेजिंग। जो लोग खुले में अपने भेड़ बकरियों को छोड़ देते हैं चरने के लिए, ये ओवर ग्रेजिंग कर देती हैं। फ्यूल वुड, लोग बाग लकड़ियाँ काटते हैं अपना चूल्हा जलाने के लिए, लकड़ियाँ कलेक्ट करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। Though there may be some substance in their argument, yet the fact remains that a substantial part of the fuel fodder demand is met by lopping there rather than by felling entire trees. देखो, अगर आप इन लोगों से पूछें कि आप ऐसे ग्रेजिंग क्यों कर रहे हो, फ्यूल क्यों बटोर रहे हो, तो इनके अपने कुछ फैक्ट्स होते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है गैस के, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी हम ये बोल सकते हैं कि आप लकड़ियां बीन सकते हैं, है ना, बजाय आप पूरे के पूरे पेड़ को गिरा दें, क्योंकि ये लोग ऐसा ही करते हैं, पूरे के पूरे पेड़ को गिराते हैं और फिर उससे लेते रहते हैं। अगर हम पेड़ से ही थोड़ी थोड़ी लकड़ियां ले लें तो एटलीस्ट पेड़ तो जिंदा रहेगा ना। द फॉरेस्ट इकोसिस्टम आर रिपोजिटरीज ऑफ सम of the country's most valuable forest products, minerals and other resources that meet the demands of the rapidly expanding industrial urban economy. देखो, रिपोजिटरीज वो होती है जहाँ पर हम कुछ भी स्टोर करके रखते हैं। तो जो फॉरेस्ट का हमारा ये इकोसिस्टम है, ये हमारे लिए बहुत सारे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स रखता है, मिनरल्स रखता है, बहुत सारे अदर रिसोर्सेज हैं, खाने पीने की चीज़ें भी मिलती हैं, हनी मिलता है हमें फॉरेस्ट से, जो कि हमारी इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी को बूस्ट करता है। शहरों में जो इंडस्ट्रीज हैं उसको बूस्ट करता है। These protected areas thus mean different things to different people and therein lies the fertile ground for conflicts. अब देखो, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है और वो उस नज़रिए से देखता है। अब किसी को लकड़ी की ज़रूरत है, उसको गैस यूज़ नहीं कर रहा है, सिलेंडर नहीं भरवा रहा, तो फिर वो यही चाहेगा कि हम लकड़ियाँ काटें, पेड़ काटें। और कोई व्यक्ति है जो पढ़ लिख रहा है, समझ रहा है चीज़ों को, जैसे इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जो बिल्कुल काम ही इसी चीज़ के लिए करते हैं कि पेड़ों को बचाएं, रिसोर्सेज को बचाएं, तो फिर वो उस नज़रिए से देखेगा। इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे दी हिमालयन यू इन ट्रबल, किस प्रकार से हिमालयन यू मुसीबत में है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, सो दैट वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप इजीली देख सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद्या साधना।